आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हिंदी व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको आज की क्लास के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आंसर के साथ। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसका PDF भी आपको फ्री में दिया जाता है रिवीजन के लिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो एक नंबर में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं चलिए वो भी बता देते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, ये आप याद जरूर रखिएगा। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 2 नंबर में गठन या बनावट के आधार पर हिंदी शब्दों के कितने भेद होते हैं? गठन या बनावट के आधार पर शब्द के हिंदी शब्दों के कितने भेद होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3 भेद होते हैं गठन या बनावट के आधार पर हिंदी शब्दों के भेद। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं, चलिए वो भी मैं आपको बता देते हैं। तो गठन या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, ये याद रखिएगा। कौन? तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं गठन या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। कितने? तो 3। देखते हैं अगले प्रश्न को। 3 नंबर में अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? माने की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से शब्द के जो भेद होते हैं कितने होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 2 भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से शब्द के। और देखते हैं कौन कौन सा होता है। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निर्थक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 4 नंबर में निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? ये चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इसका आंसर आप गेस करके बता सकते हैं। वर्ग में 1 से ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं, सेना में भी 1 से ज़्यादा रहते हैं, सभा में भी 1 से ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन झरना जो होता है दोस्त ये एक ही होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो झरना जो है ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि निम्नलिखित में से निम्न में से कौन जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 5 नंबर में समास का विलोम क्या होता है? समास का जो विलोम होता है क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यास होता है समास का विलोम। 6 नंबर में शुद्ध शब्द कौन है? ये चारों ऑप्शन में से शुद्ध शब्द कौन है? आपको इसका सही आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रचयिता। ये जो है शुद्ध शब्द है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 9 नंबर में आसमान टूट पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सही आंसर अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखिएगा। तो ए में ध्वस्त हो जाना, 2 में यानी बी में लॉटरी लगना, सी में क्रोध होना और डी में मुसीबत आना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुसीबत आना। आसमान टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुसीबत आना। देखते हैं अगले प्रश्न को। 8 नंबर में आप कौन सा सर्वनाम है? आप जो है ये कौन सा सर्वनाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी निजवाचक है आप सर्वनाम। देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए यानी खुद के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप जो है ये कौन सा वाचक है? तो निजवाचक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। 9 नंबर में सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, यानी फेमस व्यक्ति का परिचय देना होता है सूरज को दीपक दिखाने मुहावरे का सही अर्थ। देखते हैं अगले प्रश्न को। 10 नंबर में निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य जो है ये शुद्ध नहीं है? तो ऑप्शन ए में विष्णु के अनेकों नाम हैं, और बी में तलवार एक शस्त्र है जो कि ये सही है, सी में यह आगरे की मिठाई है ये भी सही है, और डी में उसे पुत्र प्राप्त हुआ ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी विष्णु के अनेकों नाम है ये गलत है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए? विष्णु के अनेक नाम हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें से कौन ऐसा वाक्य है जो शुद्ध नहीं है। और वाक्य किससे बनते हैं? एक से अधिक शब्दों से बनते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। और वर्णों की सहायता से जो शब्द बनते हैं और जिसका अर्थ सही होता है वो शब्द कहलाते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। 11 नंबर में पढ़ना निम्न में से कौन सी क्रिया है? पढ़ना जो है ये निम्न में से कौन सी क्रिया है? तो ए में अकर्मक,
बी में सकर्मक और द्विकर्मक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सकर्मक क्रिया है कौन? पढ़ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। देखते 12 नंबर में शैशव कौन सी संज्ञा है? शैशव जो है ये कौन सी संज्ञा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी भाववाचक संज्ञा है शैशव। और शैशव का अर्थ क्या होता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो शैशव का अर्थ होता है शिशु होने की अवस्था को शैशव कहते हैं। बात करें 13 नंबर प्रश्न की, तो हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 33 व्यंजन होते हैं हिंदी भाषा में। अब चलिए व्यंजन से संबंधित पूरी जानकारी में आपको बता देते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 अक्षर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, ये आप याद रखिएगा। किसके उच्चारण के आधार पर, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। बात करें लेखन के आधार पर यानी लिखने के आधार पर 56 अक्षर होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 41 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन होते हैं। तो 33। और बात करें हिंदी उच्चारण के आधार पर तो 52, जिसमें से 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। और लेखन के आधार पर 56 अक्षर होते हैं, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 41 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। त का उच्चारण डैश होता है। त का उच्चारण जो होता है डैश से होता है, ये होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी दांत। दांत से त का उच्चारण किया जाता है। 15 नंबर में संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह तत्सम कहलाते हैं। अब देख लेते हैं तद्भव, देशज और विदेशज की डिफिनीशन यानी परिभाषा को। तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जो सीधे न आकर परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं उसे तद्भव शब्द कहते हैं। बात करें देशज की, तो वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं। कौन शब्द? वे शब्द जो स्थानीय भाषा के शब्द होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लोटा, कटोरा, खिचड़ी, खिड़की आदि जो है ये देशज शब्द है। बात करें विदेशज की, तो वे शब्द यानी ऐसे शब्द जो विदेशों से लिए गए हैं वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि डॉक्टर, चश्मा, फकीर आदि जो है ये विदेशज शब्द है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद था कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका क्लास अगर रेगुलर करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हिंदी का भी वीडियो यानी हिंदी व्याकरण के प्रश्न का वीडियो उत्तर के साथ भी आपको डेली मिलेगा। तो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर के डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है ये फ्री में आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।